प्लेन का जो क्रैश था अभी अहमदाबाद का, ये कलेक्टिव पैटर्न था। इस हादसे को आप टाल नहीं सकते, बिकॉज ये एक षड्यंत्र था काल जो कहते हैं ना, उस काल का षड्यंत्र था कि ये लोग जैसे ही चढ़े, इतने लोग और इस समय, उसका ये कुछ तो होना है। इसलिए अभी तक ये मिस्ट्री हो गई कि भाई पता नहीं चला फ्यूल का टैंक ये किसने बटन बंद किया, या ये कैसे है ना इंजन फेलियर हुई, या इसका पहले से टेक्निकल एस्पेक्ट क्यों समझ में नहीं आया। बिकॉज काल कभी भी खुद पे नहीं लेता है, वो मिस्ट्री छोड़ता है, और इसलिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उस मिस्ट्री की हिस्ट्री को निकालने के लिए। रणवीर अलाहाबादिया अगर हम देखेंगे तो उनका डाउनफॉल हम सब ने देखा। सो कहते हैं जितना जल्दी हम राइज करते हैं उतना जल्दी ही हम फॉल डाउन करते हैं। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इज दैट ट्रू? वाज दिस प्री डिसाइडेड? ये पहले से डिसाइडेड था और इट वाज अ करेक्शन? So hello, namaste and sat sri akal to everyone, and welcome to my podcast show, The Soul Pathway, where the journey lies within. True. So thank you sir for joining us and a very warm welcome. आज का जो टॉपिक है, जो हमारा एपिसोड है एट द सोल पाथवे इन दिस पॉडकास्ट, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक है, very interesting. We both love that topic. Yeah. And that is the past life regression therapy. Yes. And before we deep dive into that, कहना चाहूँगी मैं खुद एक past life regression therapist हूँ, with the blessings of sir. Perfect. And aura reader हूँ and a healer भी हूँ. So मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के, एंड कहना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी सर आपका. He is just not a spiritual guide, or he's just not a scientist or a researcher, and he's not even just a past life regression master. He's my guru, my guide, my mentor, Dr. Uday Shah. Sir, it's my privilege and it's my honor to have you on this show. And I feel very, very honored and privileged today. सामने बैठे हैं आप. I have worked with you so much, but आज कुछ अलग ही है. So thank you so much, sir, for accepting and being the guest on my show at the Soul Pathway. Let's deep dive into the topic. Yes. Before we kickstart about the past life, I would want to know, sir, spirituality क्या है आसान शब्दों में हमारे audience के लिए, and why is it so important to be spiritual? स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने कुछ अलग तरीके से समझा है. अगर मैं लेमैन की भाषा में कहूँ कि एक आत्मा का संस्कार होता है, आत्मा के एक नियम कायदे होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं. अगर उसके मुताबिक हम चलेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. लेकिन हम चलते हैं ह्यूमन लॉज से, ह्यूमन रूल्स रेगुलेशन से. इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वाद विवाद खड़े होते हैं, चाहे वो फैमिली में है या प्रोफेशन में है. और जब तक हम उस चीज़ को रिव्यू नहीं करेंगे, आत्मा के लॉस को, नेचर्स के लॉ को, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी लाइफ में पॉजिटिव रह पाएंगे या हम अपने लाइफ के गोल को अचीव करेंगे. ऐसा है. तो सर, व्हाट इज डिफरेंस क्या है बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल? रिलीजियस का मतलब है हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना. हम किसी गॉड गॉडेसेस को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, किसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, किसी कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कर्मकांड, इज इट राइट, क्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं. और स्पिरिचुअलिटी में कैसे हम अपनी आत्मा को फॉलो कर रहे हैं, अपनी आत्मा की सोल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं. तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो या अपने हार्ट को सुनते हुए, अपनी फीलिंग्स को समझते हुए आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया व्हाट्स द डिफरेंस क्या है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बिलीफ्स में. जानना चाहूँगी सर, आफ्टर कोविड काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो गए, तेज़ी से बढ़ रहा है स्पिरिचुअलिटी. सो लोग इतना पास्ट लाइफ में सडनली इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इन 2025? वो क्या हुआ था ना कि जब 6 महीने लॉकडाउन पीरियड था पेंडेमिक में, 2020 मार्च से लेके सितंबर तक, जब लोग खाली बैठे थे तो लोगों का एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो गया. मतलब लोग अपनी लाइफ को रिव्यू करने लगे कि मैं जॉब पे जाता था तो मैं कैसी लाइफ
थी, या अगर मैं बिजनेस करता था तो मैं कैसे करता था, या अगर मैं कोई रिलेशनशिप में पॉजिटिव नेगेटिव था तो मैं किस तरह से उसको हैंडल कर रहा था। तो फिर लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं मिस्ट्री है, कहीं ना कहीं चीज़ें हिडन है, छुपी हुई है, और जब तक हम उसको पीछे नहीं जाएंगे हम शायद उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो लोगों ने फिर एक अटेम्प्ट करना शुरू किया, प्रेजेंट लाइफ रिव्यू करना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस लेना शुरू किए, बिकॉज प्रेजेंट लाइफ में जब तक आप पास्ट के करेक्शन नहीं करते हो तो वो लाइफ इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है ना। जैसे हम बच्चों के भी पेपर्स जब चेक करते हैं तो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनकी मैथमेटिकल, उसके फिज़िक्स के फॉर्मूला, जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे ना तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, ऐसा है। सर आप मानते हैं कि हमारे सबसे बड़े लाइफ लेसन्स जो होते हैं, नेम, फेम, फेलियर्स, ये सब प्री डेस्टिन पहले से डिसाइड होता है? लाइक देखेंगे तो रणवीर अलाहाबादिया अगर हम देखेंगे तो उनका डाउनफॉल हम सब ने देखा। सो कहते हैं जितना जल्दी हम राइज करते हैं उतना जल्दी ही हम फॉल डाउन करते हैं। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इज दैट ट्रू? वॉज दिस प्री डिसाइडेड? ये पहले से डिसाइडेड था और इट वॉज अ करेक्शन, लाइफ बिटवीन लाइफ के बीच में ये करेक्शन था, कार्मिक कनेक्शन था, क्या था ये? हॉनेस्टली स्पीकिंग क्या है ना, अगर आप क्वांटम फिजिक्स के साइंस को अप्लाई करें यहाँ पे, तो अगर आप कोई भी सक्सेस के बाद उसको या तो ग्राउंडिंग ना करें या तो आप उसको कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना करें, तो कोई तो डिस्ट्रक्टिव मतलब एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई नेता भी है, वो चुना जाता है और चुनने के बाद अगर वो अपने शब्द के मुताबिक काम नहीं करता तो उसका डाउनफॉल तो आता ही है ना। तो इनका भी कुछ शायद ऐसा ही था कि वो जिस मुकाम पे जा रहे थे, जिस स्केल पे जा रहे थे, कहीं ना कहीं शायद उन्होंने ग्राउंडिंग नहीं की, कहीं ना कहीं सेल्फ करेक्शन नहीं किया, सिर्फ लोगों को मैसेज देते रहे, लेकिन कहीं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लैकिंग था इसमें। और कहीं ना कहीं उनके शब्द को वो खुद अवेयरनेस के साथ नहीं डील कर पाए, और कुछ शब्द ऐसे निकल पाए जो लोग शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। कैसा होता है ना, एक लेमैन कोई कुछ भी बोले ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक रेप्यूटेड पर्सन है, कोई एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद एक फेम क्रिएट होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और यही शायद मुझे लगता है गुरुओं के साथ ऐसे होता है, यही मुझे लगता है कि कॉरपोरेट लीडर के साथ भी ऐसे होता है, और यही मुझे लगता है कि हमें भी समझना चाहिए कि सक्सेस के बाद अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व ना करें तो कहाँ ना कहाँ बह जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो अहंकार में बह गया, ईगोइस्टिक हो गया करके। तो हम इसको फिर ग्रांटेडली नहीं लेंगे कि लोग सब कुछ टॉलरेट करेंगे, है ना। लोगों को तो एक मौका चाहिए कि जहाँ आपने गलती कर ली तो डेफिनेटली वो तो आपको बैक बिचिंग करेंगे ही, राइट। इसलिए कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, कितनी भी सालों से गाड़ियाँ चलाते हो, लेकिन एक गलती भी इंसान को कहीं ना कहीं रुइन कर देता है। तो इसलिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि प्रेजेंट लाइफ में भी तो पहले मैंने गलतियाँ नहीं करी, या पास्ट लाइफ में तो मैंने सेम गलतियां नहीं करी। मतलब ये जो पैटर्न है हमारी, इस पैटर्न को, इस लूप साइकिल को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे ना, तो वो बीमारियां वापस आएगी, वो गलतियां वापस करेंगे, वो वापस डाउनफॉल होगा। आपने देखा रणबीर इलाहाबादिया का फर्स्ट टाइम हुआ था, उन्होंने कैसे भी माफ़ी मांगी, है ना, फॉरगिवनेस किया, और उसके बाद वापस आ गए अच्छे से। लेकिन फिर से उनसे कोई गलती हो गई, फिर वापस उनका डाउनफॉल हो गया। तो हर इंसान का ये एक वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म में अवेयरनेस रहनी चाहिए, उस होश में रहना चाहिए। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो या तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है या तो किसी से डिस्ट्रक्ट करवाता है। बिकॉज शिवा कभी भी शून्य होए बगैर आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आपने प्रोग्रेस तो कर लिया, आपने प्रोटॉन्स तो बहुत हासिल कर दी, नाम, फेम, पैसा हासिल तो कर दिया, लेकिन क्या आप शून्य होने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो कोई ना कोई तो इंसान आएगा ना। बिकॉज दिस इज़, मैं कहता हूँ कि इट्स अ काउंटर पार्ट। तो इस दुनिया में हमारे हर मूवमेंट में काउंटर पार्ट क्रिएट होते हैं। मतलब जब चीज़ आप क्रिएट करते हो तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए इस दुनिया में कहीं ना कहीं वो आदमी साथ में पैदा होता है। तो अगर आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो कोई ना कोई भैरव बन के आ जाएगा, कोई ना कोई काली बन के आ जाएगा, कोई ना कोई डेफिनेटली आपका ऑपोजिशन
या कॉम्पिटिटर या आपका राइवलरी कोई तो आ जाएगा, है ना। एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मैंने क्यों अपने आप को शून्य नहीं किया, ऐसा है। सर आप कहते हैं ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, ग्राउंडिंग कैसे किया जाए और इसका एक्चुअल मतलब क्या है? ग्राउंडिंग का मतलब है कि जो, जैसे अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, एक बनाना है ना। हम बनाना को जब पिलिंग करते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, तो अंदर का जो फ्रूट होता है वो तो खाते हैं, छिलके को हम ग्राउंड में डाल देते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इसका मतलब जो भी चीज़ें अनवांटेड हैं उसको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, उसको मदर अर्थ में सौंप देना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है शायद लोग गंगा माँ में डुबकी मारते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा पाप धो लो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंडिंग। हम पेड़ पौधों को हक करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंडिंग। हम कुछ क्रिस्टल्स पहनते हैं, स्फटिक पहनते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, उसको भी ग्राउंडिंग कहते हैं, बिकॉज वो मिनरल्स हैं जो ज़मीन के नीचे से हमें मिलते हैं, तो वो भी ग्राउंडिंग करते हैं। कभी कभी कैसा होता है, दान पुण्य करने से भी ग्राउंडिंग होती है, सर्विस देने से भी ग्राउंडिंग होती है। इसलिए आपने देखा कि मंदिर में हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं और उसके बाद बाहर निकलते जब कोई बेगर होता है, कुछ भीख मांगता है, पैसा या जो भी मांगता है, हम उसको देते हैं तो वो भी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो ग्राउंडिंग का मतलब है कि केतु को एक्टिवेट करना। उसका मतलब है आपने राहु को तो कर लिया, ले तो लिया, अब देने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो राहु अंदर अंदर आपको खा जाएगा करके, है ना। तो केतु को तैयार रखना है कि भाई मैंने लिया है तो मुझे देना भी है। आज अगर मैंने शोरूम से नई गाड़ी ली है तो आज से मुझे सोचना है कि जब ये गाड़ी शायद पुरानी होगी तो मुझे बेचनी है, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंडिंग। मतलब एक थॉट होता है जहाँ पे कोई चीज़ की प्राप्ति होने के बाद उसको जाने के लिए भी आप तैयारी रखते हो, उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू बी रेडी व्हेन यू रिसीव, यू हैव टू, आपको वापस करना है। यस यस यस, बिकॉज आपकी पोजीशन कोई तो लेगा। आज आप आए हो, कंस्ट्रक्टिवली आए हो, तो कोई डिस्ट्रक्टिवली आपको ले जाएगा, और नहीं लेगा तो डेफिनेटली आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, पेन होगा, अनबियरेबल सिचुएशन होगी कि ये कैसे ले जा रहा है मेरी पोजीशन। तो ये ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंसान हर मोमेंट में कुछ पाने के बाद खोने के लिए तैयार है, दैट इज़ ग्राउंडिंग। सो बेसिकली हम सबको रेडी रहना चाहिए। सबको रेडी रहना चाहिए, यस। उसको very फॉरगिवनेस भी कहते हैं, फॉरगिवनेस को भी ग्राउंडिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा कि आपने इतने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, तो हर रिग्रेशन के हर मोमेंट में आपने उनसे फॉरगिवनेस करवाई है। यस एब्सोल्युटली। अगर उसने पॉजिटिव चीज़ें की है उसकी भी ग्राउंडिंग करनी है, उसने अगर गलतियाँ की है तो उस नेगेटिव चीज़ों की भी ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव की करनी है, इवन पॉजिटिव की ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वो एक वरदान है, एक ग्रेस है, एक लाइट है जो आपको कहीं से मिला है, उसको वापस दे देना है। राइट। दिस इज राइट, सो दैट इज अ ग्राउंडिंग। सो बेसिकली जो आया है वो यहीं छोड़कर जाना है। यही छोड़ के जाना है, दैट्स अ बिल। जैसे आप मतलब मॉल में जाते हो, आप अपने ट्रॉली में जो भी सामान डालते हो आप बिल पे करते हो, दिस इज अ ग्राउंडिंग। ओके। मतलब अगर आप सोचो कि किसी ने कोई चीज़ पे नहीं किया और वो लेके बाहर निकल गया, तो वो बारकोड से भी बचेगी कि भाई ये बंदे ने इसका पेमेंट नहीं किया, राइट। है ना। तो वो चीज़ उसको कैसे कैच कर सकती है, ऐसा है। ट्रू। सर जो शिफाली जरीवाला का सडन डिमाइज, सडन डेथ हुआ, एवरीवन वाज शॉक्ड, सब शॉक में थे। ये सडन सोल एग्जिट जो हम बोलते हैं, सडनली जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, सो हाउ, मतलब ये कितना रेलिवेंट है और मतलब ये ऐसा होता क्यों है बेसिकली? एक्चुअली कैसा है ना, जर्मन के एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बायोरिदमिक साइकिल कहते हैं। उसमें अगर आप अपनी बर्थ डेट डालोगे तो आपको आपकी है ना मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, फिजिकल साइकिल, सब चीज़ का पता चलता है। अब इंसान की लाइफ में ना हादसे होते हैं, और हादसों की एक लेवल होती है। मतलब कि भाई ये तो एक छोटा हादसा है, ये थोड़ा मीडियम हादसा है, ये बहुत हाई लेवल का हादसा है। जो हाई लेवल के हादसे होते हैं उसमें डेथ होना परसेंटेज ज़्यादा है, इज इट राइट। तो अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो उस हादसे को आप टाल सकते हो। आपका कुछ तो फ्री विल है, कुछ तो आपकी चॉइस है। मतलब कोई कहता है कि भाई तुम्हें 45 के बाद ये बीमारी होने वाली है, तुम्हें 65 के बाद ये बीमारी होने वाली है, और मैं अगर अभी 35-40 का हूँ तो मैं अभी से एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा, डाइट थोड़ा ज़्यादा करूँगा, तो उस हादसे को मैं कुछ लेवल तक टाल भी सकता हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि वो हादसे में मरना ही मरना है,
या वो हादसा होना ही होना है। ये जो प्रेडिक्शन लोग करते हैं ना, ये एक्चुअली फियर फैक्टर प्रेडिक्शंस हैं, है ना। जैसे लोग मृत्युंजय चैंटिंग भी करते हैं, तो उससे भी हादसा हम टालते हैं। काफ़ी रिचुअल्स करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल क्रियाएं करते हैं, बिकॉज ये रिदमिक साइकिल है। उस साइकिल के वेव को नीचे से ऊपर आप ही तो ला सकते हो, है ना। मेरे साथ 3 बार डेडली हादसे हुए। एक बार ऋषिकेश में हुआ, एक बार पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ, एक बार और जगह पे हुआ। उस हादसे को मैं पहले से समझ गया था कि ये होने वाला है। मैंने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाला था, लोगों को भी बोल दिया कि ये मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, और अगर मैं बच जाऊं तो ये करूंगा, और नहीं बचूं तो ये आप लोग करना। मैंने पहले से कह दिया था, लेकिन मैं इतना प्रिपेयर्ड था और इतना न्यूट्रल था, शायद मैं उसी की वजह से बच गया। मतलब अवेयरनेस थी, मुझे फियर नहीं था कि अरे मेरे बाद क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा। ये एक रत्ती भर का भी ऐसा कोई थॉट मेरे अंदर आया नहीं है करके। तो यही मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हादसे के शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं ये या तो कलेक्टिव पैटर्न्स के वजह से होते हैं, और कलेक्टिव पैटर्न्स को टालना डिफिकल्ट है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर ये हादसे होते हैं तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे प्लेन का जो क्रैश था अभी अहमदाबाद का, ये कलेक्टिव पैटर्न था। इस हादसे को आप टाल नहीं सकते, बिकॉज ये एक एक षड्यंत्र था काल का। काल जो कहते हैं ना, उस काल का षड्यंत्र था कि ये लोग जैसे ही चढ़े, इतने लोग और इस समय, उसका ये कुछ तो होना है। इसलिए अभी तक ये मिस्ट्री हो गई कि भाई पता नहीं चला फ्यूल का टैंक ये किसने बटन बंद किया, या ये कैसे है ना इंजन फेलियर हुई, या इसका पहले से टेक्निकल एस्पेक्ट क्यों समझ में नहीं आया। बिकॉज काल कभी भी खुद पे नहीं लेता है, वो मिस्ट्री छोड़ता है। और इसलिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उस मिस्ट्री की हिस्ट्री को निकालने के लिए, है ना। तो अभी सपोज ये जो लोग मरे हैं, ये लोग अभी जब रीबर्थ लेंगे, अब वापस जन्म लेने के बाद अगर हम इनका पास्ट लाइफ करते हैं, तब पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ था। तब तक तो ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं होगी। मतलब जितने भी 242 जितने भी लोग थे, उसमें से अगर एक बंदा भी आपको मिल गया नेक्स्ट लाइफ में, तो डेफिनेटली आप उसकी रिग्रेशन में ये पता लगा पाओगे कि एक्चुअली ये हादसा कैसे हुआ। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप है ना किसी बंदे को चैनलाइज कर दो जो गॉड गॉडेसेस गुरु से कनेक्ट हो सकता है इजीली, है ना। तो वो बंदा भी शायद हमें उसका आंसर देगा। तो ये हादसों की जो हिस्ट्री होती है, मतलब मिस्ट्री होती है, इसको हम कैसे भी पता लगा सकते हैं। या तो रूट चक्र को ओपन करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और या तो क्राउन चक्र को ओपन करके चैनलाइजिंग में। ये 2 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने भी जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ लोगों की तो आपने उनको लाइफ बिटवीन लाइफ लेके गए थे, है ना। तो 2 लाइफ के बीच का जो एक फेज है, जो एक टाइम पीरियड है, जिसमें आप अपनी मृत्यु को खुद रीविटनेस करते हो, हादसों को, कि भाई हाँ मैं बाढ़ में मर गया, मैं पहाड़ों से गिर गया, मेरा मर्डर हो गया, या किसी ने डकैती की या चीट किया। तो ये होता है कि हम वो देखें ये डेथ क्यों हुई, और उस डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर फॉरगिवनेस किया, तो मुझे लगता है वो डेथ रिपीट नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू आपने इतना डीपली हमें समझाया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो हम लोग फैमिलीज रीच आउट करती है, जो गुजर चुके हाँ हैं हाँ लोग, सोल कनेक्शन, हाँ टॉकिंग टू द हाँ सोल, हाँ ये हीलिंग में कितना हेल्प करता है? जो गुजर गया है ऑलरेडी, हाँ उसके सोल से कनेक्ट होना, बात करना, हाँ जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड, हाँ इज इट गुड, इज इट बैड? ये हाँ हीलिंग में कितना मदद करता है? वो सोल को तकलीफ होती है? हाँ। देखो, लोगों ने कभी ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि हीलिंग करनी चाहिए किसी को, क्योंकि हीलिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई इंसान मर जाता है तो कुछ तो अपनी छाप छोड़ जाता है कि नहीं, है ना। अभी सपोज ये घर है हमारा, तो घर में हम बातचीत करते हैं, झगड़े करते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी करते हैं, तो हम कहते हैं ना दीवालों के भी कान हैं, दीवालों भी सुनती हैं। तो मरने के बाद कुछ तो इम्प्रिंट्स रह गई, कुछ तो फ्रेगमेंटेड पार्ट हमारा रह गया। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो उन हादसों को हम क्लियरेंस करते हैं। जैसे दीवालों को कैसे रीपेंट करते हैं, है कि नहीं, जैसे हम सफाइयाँ करते हैं,
तो ये चीज़ समझनी है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स है, जो दो लोगों के बीच में कॉमन है या फैमिली के बीच में कॉमन है, वो एक इंसान तो शायद उसको डिसॉल्व करे। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा कि छावा मूवी रिलीज हुई, इज राइट, आपने केसरी 2 देखी करके, उसमें ये हादसों की घटनाओं की जो इम्प्रिंट्स थी, मतलब कहीं तो है हमारे, या तो डीएनए में है या तो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में है, तो कहीं से तो उसको डिसॉल्व करनी होगी कि नहीं। और जब तक वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो इतिहास दोहराते रहेगा, हिस्ट्री रिपीट होती जाएगी और किसी ना किसी फॉर्म में हम वापस उसकी विक्टिमाइज्ड होंगे, तो क्या फ़ायदा है उसका। इसलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है। हीलिंग का मतलब क्या है, हम उसको फॉर्मेट करने के लिए तैयार हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, अपने अंदर से भी और हमारे कनेक्टेड सोल से भी, हमारे बायोलॉजिकल सोल से भी। ये सबसे निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का है प्रॉब्लम, ये लोगों के दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। और जब तक निकलेगा नहीं, आप कितनी भी मिलिट्री वहाँ लगा दो, कितने भी न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ रखो, फ़ायदा क्या है। किसी को मार के क्या फ़ायदा होने वाला है, किसी को मतलब कोई मर के भी क्या फ़ायदा होगा। हम सिर्फ बोलेंगे ये शहीद हो गया, लेकिन ये शहीद भी तो कुछ इम्प्रिंट छोड़ के गया कि नहीं, इज इट राइट। तो उसकी जो डेथ है, वो सेक्रीफाइस जो उसने की है, वो हीलिंग करके हम उसको फ्री कर सकते हैं, उसकी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे होगा, सिर्फ मैं सैल्यूट करूं, मैं उसको कहूं सिंपैथेटिक रहूं, अरे बेचारा मर गया, उससे तो उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है ना। सो हीलिंग, एक बार सोल जब बॉडी छोड़ देता है, आत्मा शरीर छोड़ देता है, तो उन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है। हम तो मतलब हिंदू कल्चर में भी 13 दिन 45 दिन करते हैं। हर साल पितृ पक्ष के टाइम पे पितृ पूजा करवाते हैं, मतलब कौवों को खिलाना, गाय को दान करना, मतलब ये एक एडिशनल फैक्टर है जहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, राइट। उसने जन्म तो कहीं ले लिया होगा, नो डाउट, लेकिन उसका जो एक फ्रेगमेंटेड पार्ट जो वो छोड़ के गया है, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में, किसी के खून में, किसी के डीएनए में, वहाँ से तो निकालना पड़ेगा कि नहीं। राइट, सो हीलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये जो हम पितृपक्ष में करते हैं पूजा क्रियाएं, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा है, इज इट इम्पॉर्टेंट या हीलिंग इम्पॉर्टेंट है? नहीं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। कैसा है कि आपको कुछ रिलीजियस फैक्टर करने, कुछ स्पिरिचुअल फैक्टर करने। रिलीजियस फैक्टर इसलिए करने हैं क्योंकि हमारे जो कनेक्टेड सोल्स हैं ना, उनके अंदर धार्मिक क्रियाएं, कर्म कांड का एक सिलेबस है। और स्पिरिचुअल इसलिए करनी है क्योंकि वो लोग शायद फ्री हो ना हो, हम तो फ्री हो जाएं। ये हमारे लिए है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हीलिंग हमारे लिए है, और रिलीजियस फैक्टर उनके लिए है जो शायद अभी तक स्पिरिचुअल नहीं है, जो लोग अभी तक ये स्पिरिचुअलिटी का साइंस नहीं जानते। इज इट राइट। अब मेरे पेरेंट्स, हम लोग जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई जैन की ये पूजा अटेंड करो, सिद्ध चक्र की पूजा अटेंड करो, ओसग्रम की पूजा करो, जप करो। मैं कर लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरे पेरेंट्स रिलीजियस हैं। तो इट इज़ रिस्पेक्ट टू दैम, इट इज़ रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर, इट इज़ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, इट इज़ रिस्पेक्ट टू द एंसेस्ट्रल। हम जो कहते हैं पितृदोष, पितृदोष का मतलब यहाँ पे यही आता है जहाँ पे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को तो फ्री कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं फ्री कर रहे हैं जिन्होंने सोचा था ये चीज़ से ही फ्री हो सकता है, राइट। आप किसी कंट्री में जाओ और उस कंट्री की अगर आप लैंग्वेज ना बोलो तो आप एलियन कह ले जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते अरे इंडिया में तो मैं ये लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो मैं यूएस में भी जाके हिंदी में ही बात करूँगी। तो यू हैव टू पे द प्राइस, एंड दैट इज़ द रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन वो जरूरी नहीं कि आप पंडितों से कराओ, आप एक मन के भाव से करो। पर ऐसा कहा जाता है कि पंडित करते तो ही पूजा सिद्ध होती है। हाउ क्या ट्रू होता इज है, एक दैट? चीज मैं बताऊं ना, जो कलेक्टिव पैटर्न्स होती है ना, तो उसमें क्या है कि लोगों को ये लगता है कि संस्कृत के श्लोक बोलने से पितृ पूजा होती है, या ये सब काल सर्प दोष है, या ये सब ग्रह दोष है, ये सब संस्कृत के मंत्र से या लैंग्वेज से ही मुक्त हो सकता है। ये मिथ है। इज इट राइट। आपको जो भी लैंग्वेज आती है, जो भी आपकी मदर टंग है, या जो भी आप कंफर्टेबल हो, आप एक मन के भाव से इंटेंट पॉजिटिवली करो, हो जाएगा वो। बिकॉज ना तो कौवा संस्कृत जानता है, ना तो गाय संस्कृत जानती है। इज इट राइट।
ना तो मतलब कोई समुंदर लैंग्वेज जानता है, ना तो और कोई पशु पक्षी जानते हैं। मतलब आप जो कर रहे हो वो एक दिल से होनी चाहिए, प्रोसीजर मन से होनी चाहिए, सो सब खेल भाव का और भाव का है। इंटेंशन का यस, है। एग्जैक्टली, यस। ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कि ये एंसेस्ट्रल कार्मिक डेब्ट्स जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, या पितृदोष जो हमारे कुंडलीज में एग्जिस्ट करते हैं, ये शुरुआत इसकी कैसे होती है, जर्नी क्या होती है, कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड होता है, एंड इसे हम साइंटिफिकली और हीलिंग के माध्यम से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हमारे लाइफ। या मतलब एक मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं कहूँ कि अगर हमारे शरीर में 4.5 लीटर का खून है, ब्लड है, तो डेफिनेटली वो तो एंसेस्ट्रल से ही तो आया है। हम तो आत्मा ही लाए थे, शरीर तो उन्होंने ही दिया। इज इट राइट? अब क्या होता है कि जिन्होंने हमें आवाहन किया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका कितना थॉट प्रोसेस इंटेंस है, उसके आधार पे पितृ दोष कहा जा सकता है। मतलब कोई ये कहेगा मेरे सारे सपने मेरा आने वाला जनरेशन पूरा करेगा, तो इसका मतलब वो कितना भार चढ़ा के हमें इन्वोक किया है। इज इट राइट? कोई ये कहेगा कि आने वाला जनरेशन बस खुद से जिए, मैंने तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, अब जो भी आ रहा है वो अपने हिसाब से जिए और अपनी इच्छा पूरी करे, तो उसमें पितृदोष नहीं लगेगा। राइट? तो आपके शायद पेरेंट्स ने काम किया नहीं होगा, इसलिए शायद आपको काम करना पड़ेगा, और आपने काम कर लिया तो शायद आपके बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तौर पे उसको ग्रो अप कर रहे हो। आपकी कोई इच्छाओं को अंदर नहीं डाल रहे हो, आप अपने कोई गोल्स अंदर नहीं डाल रहे हो, आप कोई विश लिस्ट उनको पकड़ा नहीं रहे हो कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बना तू डॉक्टर बन, मैं कमा नहीं सका तू कमा, मैंने अपना नाम नहीं कमाया तू कमा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोलना है जो भी करना है आप अपनी सोल जर्नी के हिसाब से करो। इज इट राइट? तो मुझे नहीं लगता इसको कोई पितृ दोष लगेगा। इसलिए हम वूम रिग्रेशन करते हैं। आपने देखा है, आपने भी इतने सारे वूम रिग्रेशन किए, क्योंकि अगर पितृ दोष निकालना है तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट अलग होता है जो हम पिंडदान करते हैं, लेकिन दूसरा जो वूम रिग्रेशन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसका हम कोई भी एज में वूम रिग्रेशन कर सकते हैं, और उस वूम रिग्रेशन में हम उनको उनके डीएनए से मुक्त कर सकते हैं, उनके डिज़ायर से मुक्त कर सकते हैं, फॉरगिवनेस सीख कर सकते हैं। भाई तुमने जन्म तो दे दिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा कितनी पूरी कर पाऊँगा, बिकॉज माइट भी आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्राडिक्शन भी हो, ये तो शायद नहीं पूरी कर पाए। लेकिन अगर आपके सोल के कॉन्ट्रैक्ट सेम हो, लेसन सेम हो, जो आपके पितरों के हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक इंसान सोचता है कि ये लाइफ में मुझे खेतीबाड़ी करनी है ना, फार्मर बनना है, और मे भी उसके एंसेस्टर ने भी सोचा रहेगा कि ये जो मेरा खेत है मेरा आने वाला जनरेशन संभालेगा, तो दोनों का सेम है, तो उसको पितृदोष नहीं लगेगा। लेकिन कोई बच्चा ये सोच के आया होगा लाइफ बिटवीन लाइफ कि आने वाले लाइफ में मुझे कॉरपोरेट लेवल में जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है या मुझे और कोई एक दूसरे प्रोफेशन में जाना है, वहाँ पे ये डीएनए कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। तो फिर उसको पितरों का दोष नहीं लगता, कर्स नहीं लगता, जो हम कहते हैं उसके आशीर्वाद इतना नहीं मिलता, उसकी ब्लेसिंग इतनी नहीं मिलती, बिकॉज उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये फेलियर है, तो उनके अंदर से दुआएं कम निकलती है, आह ज़्यादा निकलती है। इसलिए ये हमें वूम रिग्रेशन करके वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिसॉल्व करके दुआओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद स्पिरिचुअली हम पितृदोष निकाल पाएँ। ओके, सो द ओनली वे मैं जो जहाँ तक समझ पा रही हूँ इज वूम रिग्रेशन। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, एंड यही एक माध्यम है जहाँ हम पितृदोष को कंप्लीटली निकाल सकते हैं, बिकॉज हम उनको विजुअलाइज करवाते हैं ना। राइट। हम फिजिकली तो किसी को वूम में वापस नहीं डाल सकते, लेकिन एक क्या होता है, 2 लेवल पे ये रिग्रेशन होता है। एक होता है मेंटल लेवल पे, एक होता है एनर्जी लेवल पे। इज इट राइट? जब इंसान मेंटल लेवल पे पीछे जाता है और उसके बाद अगर हीलिंग करता है तो वो एनर्जी लेवल पे हुआ। अगर मैं किसी को मेंटल लेवल पे किसी को विजुअलाइज करवाता हूँ कि तुम अपने माँ के गर्भ में हो, तो ये तो डायग्नोस्टिक हो गया।
राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे मैं अगर सिंबल्स डालता हूँ, कोई मैं मंत्र चैंट करता हूँ, कोई मैं हीलिंग मॉडलिटीज़ को ऐड करता हूँ, या थीटा या डेल्टा स्पेशली मैं कहूँगा, तो उस टाइम पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसका वो निवारण 100% काम करेगा। सो हम कैसे करते हैं ये रिग्रेशन, वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, है। बहुत इम्पोर्टेंट। सो जैसे जो टेक्निकल मेथड्स होते हैं वो उससे अल्फा लेवल की होती या बीटा Okay. लेवल की होती, जहाँ पे सिर्फ हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचते। ओके, सो कैसे किया जाता है हाँ, और कैसे करना चाहिए, ये यस भी यस, बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट लाइफ है, में। यस यस। ये कभी सोचा नहीं था हाँ, मैंने। बिकॉज जब अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, पिछले 12 साल से तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जी। जब मैं करता था तब मैं क्या करता था कि उस रिग्रेशन के वक्त साइकिक सर्जरी भी करता था उनकी, उस रिग्रेशन के वक्त उनकी अट्यूनमेंट भी करता था, शक्तिपात भी करता था। तो उन रिग्रेशन के वक्त कहीं ना कहीं मैं उनको चैनलाइज भी करता था, ताकि उनको हायर सेल्फ से कोई मैसेज भी मिले। तो कुछ इंटीग्रेशन प्रोसीजर जब तक आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ नहीं करोगे ना, आपको इतने क्विक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने डॉक्टर ब्रेन वाइस को देखा यूएस में, और भी काफ़ी मैंने देखा है थेरेपिस्ट को, वो लोग सिर्फ एफर्मेशन बेस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। वो लोग सिंबॉलिक नहीं करते, वो लोग हीलिंग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना भाई, गड़े मुर्दों को उखाड़ तो दिया, प्रॉब्लम को सरफेस पे तो ला दिया, लेकिन अब उसका निवारण कैसे करोगे? वो तो बेचारा और ज़्यादा मेस में हो गया। तो मैं तो कहता हूँ, जब तक आप हीलिंग नहीं सीखते हो या आपका थेरेपिस्ट हीलर नहीं है, प्लीज़ आप रिग्रेशन कराओ ही मत। ओके, है ना, अगर सर्जन आपको पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक नहीं दे सकता तो आप उससे सर्जरी कराओ ही नहीं, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर इन रिगार्ड्स टू ये जो पितृदोष के बारे में हम बात कर रहे थे, ऐसा माना जाता है 7 जनरेशन, 7 हाँ, पुश्ते हम बोलते हाँ, हैं। हाँ। ये हम क्यों बोलते हैं 7 वो जनरेशन? इसलिए कहते हैं ना, हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रस जिसको हम कहते हैं, राइट। तो जब भी हम 9 महीने माँ के गर्भ में होते हैं, तो 7 चक्र जो सेंटर में है और 2 राहु केतु के, तो हर चक्र में पितरों की इम्प्रिंट्स होती है ना। तो 7 इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु केतु को हम काउंट नहीं करते, राहु केतु को हम सिर्फ बैलेंसिंग मानते कि राहु ने लिया, केतु ने दिया। लेकिन ये जो 7 चक्र है, जिसमें एंसेस्टर्स रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक अपनी कोई छाप छोड़ के जाते हैं। मतलब कुछ कार्य छोड़ के जाते हैं जिसको हम क्रिया कहते हैं, वर्क छोड़ के जाते, कुछ थॉट छोड़ के जाते, कुछ इमोशन छोड़ के जाते, और कुछ आत्माओं के संस्कार छोड़ के जाते। तो हर लेवल पे हमें निवारण करना पड़ता है। तो 7 चक्र हैं तो 7 जन्म भी हो गए, इज इट राइट? ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। ऑल राइट, सो एंसेस्टर हीलिंग समझ लिया हमने, Right. पितृदोष समझ हाँ. लिया। जानना चाहूँगी अबाउट आमिर खान। हाँ. ही वो और अपने उनके जो 2 वाइफ्स हाँ, है, किरण जी एंड हाँ, रीना जी, इन स्पाइट ऑफ द सेपरेशन, हाँ. वो लोग स्टिल एकदम दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली Yes, एवर yes. आफ्टर, जहाँ Right. आज के ज़माने में हम वो देख नहीं पाते हैं। Right. सो इसका मतलब ये है कि इनका भी कार्मिक, इनका भी कुछ लेसन है जो ये लोग ने कंप्लीट कर रहे हैं Complete कर यहाँ। दिया. Yes, yes. सो आई मीन, हाँ. क्या हो सकता है ये? आई वुड वांट टू देखो, नो। जो लोग इवॉल्व होते हैं ना, वो लोग अटैच नहीं रहते, और जो अटैच नहीं रहते ना, वो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि भाई वो वापस मेरी लाइफ में आ जाए, या ये जाएगा तो मैं इसके बारे में बुराई करूँगा, इज इट राइट। वो लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, बिकॉज ये लोग एनर्जी लेवल पे नहीं रहते, ये लोग कॉन्शियसनेस लेवल पे रहते, ये चेतनाओं के लेवल पे रहते हैं, आत्मा के लेवल पे रहते हैं। इन लोगों को ऐसे बुरा भी नहीं लगता है कि ये इसने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और एक जैसे अभी आप हो, फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में गए तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई 10th के बाद मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, इज इट राइट। तो आपने छोड़ दिया, भले आपको टीचर कितनी भी अच्छी लगी, स्कूल कितने भी अच्छे लगे, आपके फ्रेंड्स कितने भी अच्छे लगे, आपने छोड़ ही तो दिया। और फिर 11th के लिए आपने और कहीं एडमिशन लिया, इज इट राइट। आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसको छोड़ दिया, इज इट राइट। तो ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर इंसान समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान कभी डिवोर्स में पैनिकली उसको रिएक्ट करेगा, है ना। अगर आपने किशोर कुमार को भी देखा होगा, उनकी भी 3 बार शादियां हुई। ये लोग क्या होता है ना, जो लोग इवॉल्व होते हैं ना, एक टाइम के बाद उनकी चेतना का विस्तार होता है, उनका एलिवेशन कहते हैं।
तो डेफिनेटली फिर शायद उन्हें लगता है कि अब ये जो मेरा पार्टनर है इसको मैं अगर फ्री करूँगा तो ये इवॉल्व हो जाएगा, राइट। आपने सदगुरु की भी लाइफ देखी होगी कि उनकी वाइफ एक टाइम के बाद शी लेफ्ट हिम, क्योंकि सदगुरु ने भी जाने दिया उन्हें। उन्हें लगा कि शायद मैं तो यहाँ ये सब ऑर्गेनाइजेशन चला के इवॉल्व हो रहा हूँ, इसको शायद साइलेंटली जाना होगा करके, एंड ही अलाउड इट टू गो। इज इट राइट? तो कुछ लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एक समय के बाद छोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। जैसे हम बच्चे की उंगली 1 साल तक पकड़ते हैं, 1.5 साल तक पकड़ते हैं, फिर हम छोड़ देते तो बच्चा गिर भी जाता है, लेकिन फिर हम समझते हैं कि अगर हमने पकड़ के रखा तो वो हमेशा अटैच रहेगा, और अगर हमने उसको छोड़ दिया 2-4 बार गिरेगा लेकिन संभल तो जाएगा कि नहीं। इज इट राइट? तो ये जो कलयुग में ना, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में ना टाइम टाइम पे सोल्स अपने कनेक्टेड काउंटर पार्ट को कहीं ना कहीं सर्च करता है कि इसके बाद मेरा ये है, उसके बाद मेरा ये वो है। आपने सैफ अली खान को भी देखा कि उसने अपनी जो भी अमृता जो वाइफ थी उनको छोड़ दी, तो छोड़ने के बाद भी आज भी उनके बच्चे इनके साथ तो कंफर्टेबल है कि नहीं। सी दिस इज हाउ दे आर इवॉल्व। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, वो सौतनों वाला व्यवहार नहीं होता। यहाँ पे वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट होती है, जहाँ पे बच्चे भी इवॉल्व है, पेरेंट्स भी इवॉल्व है, जिनको छोड़ा वो भी इवॉल्व है, जो नए उनकी लाइफ में आए वो भी इवॉल्व है। तो हमें सबको ऐसी हीलिंग करनी चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा सर्कल, ये सब इवॉल्व हो जाए और कोई भी ऐसे डिटैचमेंट को रिएक्ट ना करे, चाहे वो एक तरफा है या दोनों तरफा है। पीपल शुडंट रिएक्ट टू इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What do you mean by evolved? इवॉल्व का मतलब है कि आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी स्पेस को बढ़ा रहे हो। सी स्पेस इज शिवा। इज इट राइट? हम जो नाड़ियों की बात करते हैं, जो सेंटर ऑफ द नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, ये एक थर्मामीटर के जैसे है। आप इसको जितना एक्सपांड करने दोगे वो इवोल्यूशन है। मतलब आप कहोगे कि ये पैदा हुआ था, यंग सोल था, अब ये मैच्योर सोल्ड हो गया, मतलब इवॉल्व हो गया, अब ये ओल्ड सोल्ड हो गया, ये इवॉल्व हो गया, अब ये ट्रांसेंडेंटल सोल हो गया, इवॉल्व हो गया। इवॉल्व का मतलब है आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, आपकी आत्मा की चेतना नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप में, मोबाइल में, कि अब ये वर्जन 17 के वर्जन 18 पे गया, वर्जन 19 पे गया, और वो डिजिटली जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है। मतलब 17.1, 17.2। तो हमारा भी सोल कैसे इवॉल्व करता है कि मैच्योर सोल लेवल 0.1, 0.2, जब वो 7 लेवल क्रॉस करता है तब वो ओल्ड सोल पे जाता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कोई जा सकता। इसके पीछे भी साइंस है। हाँ, साइंस क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसा होता है कि हमें हर डिजिटल लेवल पे ना अलग अलग लेसन सीखने पड़ते है ना। मतलब अगर आपको टीचर ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाया और आपने 100 स्कोर किया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 10th में नहीं डालेंगे, आपको सेकंड में ही डालेंगे। आप बोलेंगे अरे मैंने तो कर लिया, वो बोले नहीं, सेकंड की हिस्ट्री अलग है, थोड़ी ज्योग्राफी अलग है। तो ये इवोल्यूशन की पार्ट है और लोग नहीं समझते। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गुरु के पास गया तो सीधा एनलाइटन ही होना चाहिए, ये गुरु के पास गया तो सीधा मोक्ष में ही जाना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसको हर बार अपनी डिजिटल जर्नी को एनालाइज करना होगा और उसको इवॉल्व होते हुए उसको ऑब्जर्व करना होगा। सो इवॉल्व सोल का मतलब, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जब आत्मा रेडी होती है हाँ, आगे बढ़ने के लिए, हाँ, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, हाँ, उसे इवॉल्व सोल कहते हैं। और उसकी और एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ जो लोगों को शायद नहीं पता। इवोल्यूशन का मतलब है लेस रिएक्शन मोर रिस्पॉन्ड। इवोल्यूशन का मतलब है कि आप एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हो, जजमेंट कम कर रहे हो। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन, बहुत थिन लाइन है। बिकॉज कल मैंने रिएक्ट किया एक सिचुएशन को, आज मैंने नहीं किया, मतलब आज मैं इवॉल्व हो गया। ओके, है ना। कल मैंने इसको एक राई का पहाड़ बना दिया, आज मैंने उस राई को सिर्फ राई तक ही देखा, उसका पहाड़ नहीं बनाया, मतलब मैंने इवॉल्व हो गया। दैट्स द मेन थिंग। एंड ये एवोल्यूशन लाने के लिए हमें हाँ, क्या प्रैक्टिसेस करने चाहिए? ये प्रैक्टिसेस आप कोई भी रिलीजियस कर लो या कोई भी स्पिरिचुअल कर लो, उसमें एक कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड, दैट इज फॉरगिवनेस, एंड दैट शुड बी वेरी कंपैशनेट।
है ना, वो डिटैचमेंट कंपैशनेट होना चाहिए, जहाँ पे आप चीज़ों को धन्यवाद तो करते हो, शुक्रगुजार तो करते हो, लेकिन उसे अटैच नहीं होते। नॉर्मली क्या उल्टा होता है, जहाँ से आपको फ़ायदा होता है आप उसे अटैच्ड हो जाते हो। इज इज राइट। तो वो इवॉल्व नहीं होता है। मतलब लोग क्या कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ से डिटैच्ड हो जाओ, उसको इवॉल्व कहते हैं। मैं कहता हूँ इवन पॉजिटिव चीज़ से भी डिटैच्ड हो जाओ, उसको भी इवोल्यूशन कहते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, राइट। अच्छी चीज़ों को भी छोड़ना ये भी इवोल्यूशन है, ऐसा है। वही तो उसको एवोल्यूशन है, आई त्याग कहते हैं ना, उसको फील। सेक्रीफाइस कहते हैं। बस उसके मतलब मायने बदल जाते हैं जब हम मायने बदल जाते हैं। सैक्रिफाइस कहते हैं, Exactly, डिटैचमेंट exactly. कहते Yes, हैं। yes, yes, yes. सो दैट्स अगेन आई थिंक वो कंडीशनिंग है, हमारा कंडीशनिंग है, परसेप्शन परफेक्ट। है। यस यस यस। ऑल राइट। सो सर पूछना चाहूँगी, जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है हाँ फिर क्या होता है? जो हम लाइफ बिटवीन लाइफ, मैंने यहीं आपसे ही कॉन्सेप्ट सीखा है। एक सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाइए हमारे ऑडियंसेस के लिए कि लाइफ बिटवीन लाइफ जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है फिर क्या होता है? व्हाट्स द प्रोसेस? प्रोसेस क्या है ना कि आपको कुछ घंटे एक रिव्यू करने के लिए मिलते हैं, जिसको हम 72 घंटे कहते हैं, 72 आवर्स। तो कोई भी इंसान तुरंत जन्म नहीं लेता, वो अपने आप को ऑब्जर्व करता है, अपने फैमिली को रिव्यू करता है, अपने जो भी एक्ट किए हैं, जो भी थॉट प्रोसेस, जो भी उसने एक्शंस लिए थे, सबको एक रिव्यू करता है। और वो रिव्यू करने के बाद एक गॉड के सामने प्योर कॉन्शियसनेस में वो बैठता है और वो एक डिसीजन लेता है कि अब उसको नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या चाहिए। है ना, जैसे अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली, आपने 5 साल चला ली, अब उसी शोरूम में आप दूसरी बार जा रहे हो, अब आपको पता है ये गाड़ी तो मैंने ऑलरेडी चला ली है, अब जो नया वर्जन वाली वो गाड़ी मुझे चाहिए, लेकिन उसमें क्या फ़ीचर्स चाहिए, क्या आपका बजट है, या क्या आप उसको एज अ लग्जरी लेना चाहते हो, लग्जरी कार, या आप उसको एक स्टैंड बाय वाली कार चाहते हो। मतलब हर चीज़ का आप छोटा छोटा डिसीजन लेते हुए एक नई परचेस करते हो। राइट। इसी राइट। तो गॉड भी किसी को धक्का नहीं मारते। मतलब ये गलत बात है कि नहीं बस जन्म ले लिया, ऊपर वाले ने डाल दिया, भेज दिया, ये सब मिथ है। ऐसी बातें नहीं होती है। इसमें ना इवन फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके। मतलब अगर आपने कोई एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, तो काफ़ी बार लोग क्या कहेंगे ना कि ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये वहाँ अवेलेबल है। मतलब जैसे कोई आपको कुछ फीचर्स चाहिए तो वो बोलेंगे नहीं ये मारुति में अवेलेबल नहीं है, मर्सिडीज़ में अवेलेबल, वहाँ के शोरूम में जाओ। तो यहाँ पे भी लाइफ बिटवीन लाइफ क्या होता है, वो कहेंगे ये जो तुझे एक्सपीरियंस चाहिए ना वो शायद ये दुनिया में नहीं है, तुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ओके। तुझे ये रिलीजन में नहीं मिलेगा, तुझे इसके लिए दूसरी रिलीजन में जाना पड़ेगा। ओके। तुझे ये फैमिली में नहीं, तुझे दूसरी कोई फैमिली चूज़ करनी पड़ेगी। तुझे ये प्रोफेशन नहीं, दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम बातें करते हैं ना, वो हमें डायरेक्शन मिलते जाता है कि अल्टीमेटली उसको हासिल करने के लिए, वो लेसन सीखने के लिए हमें एक्चुअली क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे शूटिंग के लिए कैसे लोकेशन डिसाइड किया जाता है कि नहीं, कि भाई ये शूट के लिए मुझे लगता है चेन्नई जाना पड़ेगा, इसके लिए ये शायद फिल्म सिटी जानी पड़ेगी, या तो सपोज हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो उस लोकेशन पे जाके ना वो उसको शूट करते। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ सोच लिया और यहीं पिक्चर बन गई। राइट। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। राइट। फिर आपको जो कैरेक्टर्स चाहिए कि भाई आपको बायोपिक बनाना है, या कुछ ऐसे आपको एग्रेसिव कैरेक्टर चाहिए, एंग्री यंग मैन चाहिए, तो फिर उसका एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, तो वो सिलेक्ट करता है कि इस रोल के लिए इस बंदे को तुमको सिलेक्ट, उसके लिए हाइट ये, पर्सनालिटी ये, उसका टेक्सचर ये चीज़ें होती है। तो इसी तरह से लाइफ बिटवीन लाइफ आप सोचो 72 घंटे लगते हैं इस पूरे सीनरियो को रिव्यू करके एक फाइनल डिसीजन पे आता है कि इसमें ये किरदार तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे। इज राइट। अब ये जो लोग होंगे वो लोग भी तो तैयार चाहिए कि नहीं। ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं। गॉट इट। तो उसमें क्या है कि अगर उसको कोई किरदार नहीं मिलते और वो बेचारा जन्म लेने के लिए तैयार हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं अनाथ बन के रहना पड़ता है। ओके। हाँ, बिकॉज वो कैरेक्टर नहीं है ना, मिसिंग है ना। They have जैसे not अभी agreed. ऋषि कपूर की लास्ट फिल्म थी, उसमें वो मिसिंग थे, तो परेश रावल ने उसका वो मिसिंग कंपोनेंट रोल प्ले किया कि नहीं। Right. इज इट राइट। तो जब हमको फिल्म दिखाते हैं तब ये बताते कि ये वही बंदा है, लेकिन वो बंदा थोड़ी होता है, हमें पता है। इज इट राइट। तो काफ़ी बार क्या होता है लाइफ बिटवीन लाइफ है ना, लोग सोच तो बड़ी बड़ी लेते हैं,
लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि आपके सोच के हिसाब से आपको वो चीज़ें मिले। यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है कि आपने डिसीजन ही गलत लिया। इसलिए कहते हैं कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा हो पहले, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइफ बिटवीन लाइफ क्या किया है, क्यों आपकी लाइफ मेस में है, क्यों आपकी शादी नहीं हो रही, या क्यों आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या क्यों आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों आप प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। बिकॉज सोच के कुछ और आए थे, और जो सोच के आए थे वो किरदार तो है ही नहीं, वो कैरेक्टर तो मिसिंग है, तो आपको देगा कौन। तो आपको या तो लाइफ बिटवीन लाइफ वापस एक मेडिटेशन, एक रिग्रेशन फॉर्म में जाके आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज करने के लिए हमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की जो एक एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जिसको मैं कहता हूँ कि कोणार्क टेम्पल है जो सूर्य नाड़ी का प्रतीक है, और जो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है वो काशी विश्वनाथ है। उन दोनों को नज़र में रखते हुए, मतलब उनसे कनेक्ट होते हुए, आप अपने पोर्टल में जाके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो। इसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ प्रोसीजर। मैं 26 साल के बाद पिछले साल उज्जैन में जाके, बनारस जाके मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट मैंने होने दिया, अदरवाइज आई वॉज नेवर रेडी फॉर एनी पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे ना पब्लिसिटी चाहिए थी, ना मुझे मास ऑफ द पीपल में कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना था। मैंने इस लाइफ में पहले से डिसाइड किया था कि मैं बहुत लेमैन के जैसे ज़िंदगी जीऊँगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपना असाइन किया था। लेकिन 26 साल के बाद मुझे लगा कि जब तक मैं अपना पोर्टल खोलूँगा नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करूँगा, शायद जो लाखों करोड़ों लोगों को जो नॉलेज चाहिए, जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि धार्मिक नॉलेज तो बहुत है, लोगों को भगवत गीता पढ़ते, बाइबल पढ़ते, कुरान पढ़ते, सब ज्ञान है दुनिया के पास, पूरा ज्ञान है, दुनिया के भंडार है, लेकिन लोगों को विज्ञान पता नहीं है। ज्ञान है, विज्ञान पता नहीं है, साइंस पता नहीं है। इसलिए मैंने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, और उसके बाद मैं इस सिनेरियो में आया, और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरा ही एग्जाम्पल सोच सकते हो कि अगर मुझे अपनी लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने थे तो मुझे ये प्रोसीजर करनी पड़ी। मुझे महाकाल से कनेक्ट होना पड़ा, मुझे काशी विश्वनाथ से कनेक्ट होना पड़ा, मुझे कोणार्क से कनेक्ट होना पड़ा। उसके बाद ये मैनिफेस्टेशन हुआ, उसके बाद मिलियन फॉलोवर्स हुए, उसके बाद इतने हमारे सेंटर्स ओपन हुए, हमने कैंसर का ट्रस्ट ओपन किया, जस्ट बिकॉज हमने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया। अदरवाइज तो हम लेमैन के जैसे एक छोटा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, जिसको कोई पब्लिसिटी हमने नहीं दी थी, जिसकी कोई मार्केटिंग हमने कभी की नहीं है, हम अपने छोटे लेवल पे उसको चला रहे थे। तो ये हर इंसान को ये समझना है कि अगर वो लाइफ में दुखी है, वो सक्सेस नहीं है, तो उसको अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ की जर्नी में जाना चाहिए, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करने चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ ऑर्डर करते हैं, और जब डिश आती है हम कहते हैं अरे ये तो ठीक नहीं है, तो पहले आप चेक करो कि आपने ही तो नहीं ऑर्डर किया था ये। जब आपने किया था, अगर मैं कहूँगा कि मुझे पुनेरी मिसल चाहिए, और वो मुझे लग रहा है कि ये मिसल इतनी तेज कैसी है, तो ये चॉइस तो मैंने करी ना। मुझे तब नहीं पता था कि पुनेरी मिसल ऐसी आती है, मुझे नहीं पता कि कोल्हापुरी सब्जी इतनी तीखी आती है, इसमें इतनी मिर्ची होती है। मैं तो सोचता हूँ इसमें लिखा है तो शायद कुछ रेसिपी होगी। तो हमने कभी ये लाइफ बिटवीन लाइफ सोचा ही नहीं कि जो चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम मांग रहे हैं, क्या सही में वो चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, सुखदायक होगी, या इतनी खतरनाक होगी। ये तो कभी हमने नहीं सोचा करके। या दैट्स द मेन इशू। सो एक कॉमन मैन कैसे ये कर सकता है लाइफ बिटवीन इसलिए लाइफ? तो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं ना। बुद्धा ने भी क्या कहा, जाति स्मरण करो। महावीर ने भी क्या कहा, मतलब जब आप अपने अंदर के कॉन्ट्रैक्ट को टटोलते हो, अपने डीएनए को चेक करते हो, तो आपको समझ में आएगा ये तो पूरा मतलब दिमाग में ख्याल तो मैंने ही क्रिएट किया था। दुनिया तो सिर्फ एक कहते हैं ना, एक परछाई है, एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्टर्स है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो लाइफ में। आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है या जो भी बुरा हुआ है, इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर इट। जो मांगा है वो मिला है, तो इसमें दोष किसको देना। लेकिन अगर हमें चेंज करना है ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, करना ही है। तो हमें फिर काशी विश्वनाथ, कोणार्क टेम्पल, वहाँ उज्जैन जाना जाना नहीं है, पड़ेगा। फिजिकली नहीं जाना है। मैं ये आपको कहता हूँ, मेडिटेशन ये की प्रोसीजर करनी है। जैसे हम वूम रिग्रेशन की बात की, जी। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर है करके।
राइट, सो पीएलआर के माध्यम से पास्ट पीएलआर लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिग्रेशन का एक टेक्निक है, ये टेक्निक एक है, टेक्निक तो है। वी कैन कनेक्ट एंड फिर हम Exactly. कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर कॉन्ट्रैक्ट सकते चेंज कर सकते हैं, यस। उसमें एक सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को जब आप चेंज करते हो तो सभी कनेक्टेड सोल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, एक चीज़ ख्याल में रखना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ओके पुराने ख्यालात छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी रीति रिवाज माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, पुराना शायद जॉब छोड़ना पड़े, पुराने शायद रिश्ते छोड़ने पड़े, शायद पुरानी लाइफस्टाइल छोड़नी पड़े, बिकॉज अब कुछ नया करने जा रहे हो ना, इज इट राइट? तो उसके लिए भी तो प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते हो कि जो नया आपने कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है या जो अपने दिमाग में डिज़ाइन किया है, ज़रूरी नहीं कि वो पहले से अच्छा हो करके, बस वो अलग होगा, अच्छा होगा ये हम नहीं कह सकते। इट्स योर एक्सपेरिमेंटिंग, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, है ना? वेरी डीप, वेरी डीप। या पूछना चाहूँगी, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हाँ, होते हैं, हाँ ये लोग के भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? हाँ, ये जो बच्चे होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि ये लोग यंग सोल से पहली बार मैच्योर सोल लेवल पे गए हैं, ओके इज इट राइट? तो जब इंसान पहली बार अपनी क्राउड को छोड़ता है ना, तो उसको अकेले में रहना है मैच्योर सोल लेवल पे, और जब अकेले रहना है तो उसको ऐसा होना ही पड़ता है, ओके बिकॉज वो फिर सिर्फ अपने साथ ही रह रहा है, वो उसकी फैमिली भी जो रह रही है उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, ओके वो जो दुनिया छोड़ के आया है यंग सोल की, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट अपने खुद के साथ रहना चाहता है, इसके लिए उसको ऐसा बच्चा बनना पड़ता है, ओके राइट? मतलब इससे आगे अगर वो बच्चा जाए तो डेफिनेटली वो अपना एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करके इवॉल्व हो सकता है, ओके क्योंकि उसने खुद को ऑब्जर्व ही नहीं किया ना, उसने पूरी लाइफ यंग सोल में दूसरे को अटेंशन दिया, नेता बन के, अभिनेता बन के, स्पोर्ट्समैन बन के, इज इट राइट? अब वो जब मैच्योर सोल लेवल पे आया है तो उसको पता नहीं कि वो कैसे हैंडल करेगा, राइट तो उसे क्या, उसको एकांत में रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको ऐसा होना ज़रूरी है। ये कंडीशनिंग है सोल की, ये बीमारी नहीं है, ओके। और कंडीशनिंग की कभी इलाज नहीं होता, तो ये सोल का चॉइस है? चॉइस होता, बिकॉज वो एक बाय डिफॉल्ट है ना, ओके है ना? आप थिएटर में जाते हो तो थिएटर में अंधेरा है, वो कंडीशनिंग होती है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मुझे ये पिक्चर ना बहुत सारी लाइटों में देखना है, राइट तो वो कंडीशन तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ओके राइट? ओके। सर, ऑर्गन रिग्रेशन हम करते हैं, हाँ। सो ये ऑर्गन रिग्रेशन होता क्या है? अभी कैसा है ना, साइंस एक बात समझ गई है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस साइकोलॉजी के वजह से होता है, राइट इज इट राइट? आपके मेंटल थॉट प्रोसेस, आपके इमोशनल एस्पेक्ट, ये आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करता है, आपके पैरामीटर केमिकल्स को चेंज करता है। तो ऑर्गन रिग्रेशन में क्या होता है कि जहाँ पे आपने कहीं एंगर को स्टोर किया है लिवर में, कहीं गिल्ट को किडनी में स्टोर किया है, कहीं आपने रूट चक्र में, ब्लड में, बोन्स में फियर को स्टोर किया है, तो वो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका ऑर्गन हेल्दी नहीं हो सकता। आप कितनी भी जिम जाओ, कितने भी डाइट करो, कितने भी आप कैलोरी को मॉनिटर करो, लेकिन जब तक आपके वो इमोशनल एस्पेक्ट आपके ऑर्गन से नहीं निकलते, आप कैसे हेल्दी हो सकते हो? आप देखो कितने बड़े बड़े लोग जो इतना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इतना अपना ख्याल रखते हैं, वो लोग अपने ऑर्गन्स को ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं करते। आज आप कपूर फैमिली को देखो, सबको ओबेसिटी है, इज इट राइट? सब लोग डायलिसिस से गुजरे हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी ऑर्गन रिग्रेशन किया ही नहीं है। उनकी जो जीन्स है, वो जीन्स में नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट जनरेशन में यही कैरी फॉरवर्ड होता है, और उनको वही बीमारियां होती है। मतलब वही शशि कपूर को हुआ, वही राज कपूर को हुआ, वही शमी कपूर को हुआ, इज इट राइट? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उनके ऑर्गन ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुए। जो चीज़ें पकड़ के रखे थे उनके एंसेस्ट्रल्स ने, बाप दादाओं ने, आज का जनरेशन भी उसी से पीड़ित होता है। फ़ायदा क्या है? सो हेरिडिटी पैटर्न्स जो हम बोलते वो हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये जैसे हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, राइट बचपन से डायबिटीज कहाँ से हुआ? कंजेनिटल हार्ट डिजीज हुआ, Right. बचपन में बच्चे को अस्थमा हो रहा है, Right. बचपन से किसी को कैंसर हो रहा है, Right. तो ये ऑर्गन रिग्रेशन करना तो पड़ेगा, ऑल राइट। है ना? मतलब पेरेंट्स ने अगर अपना कर लिया होता तो शायद बच्चों को नहीं होता,
इज इट राइट? जैसे आपने कोई एक पुराना मकान खरीदा किसी का और उस मकान में मरम्मत ही नहीं करवाई, तो आप तो उसी लीकेज में रहोगे, राइट। उसी टूटी हुई दीवालों के साथ रहोगे, तो किसी को तो करेक्शन करना पड़ेगा। तो ऑर्गन रिग्रेशन का मतलब है आप सेल्यूलर एक्टिविटी को चेंज कर रहे हो, एनर्जी लेवल पे, इंफॉर्मेशन लेवल पे और उसकी फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंज कर रहे हो। ओके। तब जाके उसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल होगी, उसका डायलिसिस ख़त्म बंद हो जाएगा, या उसके लिवर सिरोसिस ठीक हो जाएंगे, या उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। बिकॉज हर इंसान को अपना ऑर्गन रिग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक इमोशंस है या एक थॉट है जिसको बार बार दिमाग में लाते हुए ना वो उसको डैमेज कर रहा है। बाकी सब ऑर्गन अच्छे, बाकी सब सिस्टम अच्छी है, उसी में प्रॉब्लम क्यों है? उसको फाइब्रोसिस क्यों है? उसको लंग्स में अस्थमा क्यों है? मतलब वो उस ऑर्गन को बहुत डैमेज कर रहा है, इसलिए उसको ऑर्गन रिग्रेशन करना है। सो नी रिप्लेसमेंट भी हो सक इज अ पार्ट ऑफ कोई भी हो ऑर्गन सकता है, रिग्रेशन? कोई भी हो सकता है, कोई भी। हमने कितने ऐसे केसेस किए, मतलब जहाँ पे लोगों को कहा गया है, हमारे ही डॉक्टर फ्रेंड्स ने कहा गया है कि भाई तुम्हें नी रिप्लेसमेंट करना होगा, ऑपरेशन कराना होगा, और हमने उनका रिग्रेशन किया और उसके बाद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने कितने ऐसे थायराइड के केसेस थे जिनमें उनका गॉइटर बहुत बड़ा हो गया था, और जिनमें वो एल्ट्रॉक्सिन, नियोमर्किनसोल मेडिसिन लेते थे, और उनको सर्जरी भी सजेशन दिया गया था कि वो गॉइटर रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गन रिग्रेशन के बाद धीरे धीरे दवाइयाँ कम हुई, और उसके बाद सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स भी T3, T4, TSH नॉर्मल आए। तो ये मतलब हम लोग अगर मॉनिटर करेंगे और हम पीरियडिकली उनका हर 21 डेज़, 45 डेज़, 90 डेज़ के बाद ऑर्गन रिग्रेशन को रिपीट करेंगे, तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने में उसके नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा है। सो कितने रिग्रेशन सेशंस वन शुड टेक इज व्हाट? इट्स ऑल डिपेंड्स कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस कितना है, इसलिए हम हर इंसान का ऑरा मॉनिटर करते हैं। राइट। बिकॉज हमें उनकी एनर्जी लेवल देखनी है, उनकी इम्यूनिटी देखनी है, उनकी रोग प्रतिकार शक्ति देखनी है, उनकी कितनी एक्सेप्टेंस है, मतलब वो कितने ट्रांसफॉर्मेशन होने दे रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग क्या बोलते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से को नहीं छोड़ सकता। राइट। फिर आप कितना रिग्रेशन करो, उसका गुस्सा जाएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्शियसली वो अभी तक छोड़ने को तैयार नहीं है, रेडी होना रेडी चाहिए। नहीं है ना, ऐसा होता है ना। The soul has to be ready. सोल हैज़ टू बी, मतलब वो कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए इंसान का। All right. So 3 से 5 सिटिंग तक आई थिंक होना है, मिनिमम तो होनी चाहिए। एक गुड रिजल्ट, Good एवरेज रिजल्ट yes, मिल yes. जाता है। और आप मेडिकली चेक करो, पैरामीटर चेक करो, आप ऑरा चेक करो, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। All right. All right. So this is very good insight, sir. अब पूछना चाहूँगी something different, हाँ। जो planetary changes हो रहे हाँ, हैं, उसे हम एवरीवन सब ओवरवेल्म हो रहे हैं, हाँ। ये हो रहा है, वो हो रहा है, केतु हाँ। आ रहा है, मार्स आ रहा है, सब कंजंक्शंस हो रहे हैं, हाँ। और लाइफ में उथल पुथल सब हाँ, चालू है right. सबके। तो इसको हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस एनर्जी को, वो जानना चाहूँगी। हाँ, मतलब अगर अभी आप देखो कि 2025 का जो साल है, ये 9 का साल है, इज इट राइट? अब 9 के साल में क्या होता है, अर्थ एलिमेंट ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, राइट। इज इट राइट? जब ओपन किया है तो रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग ज़्यादा होती है, Yes. सड़कें टूटती ज़्यादा है ना, खड्डे ज़्यादा हो रहे हैं, विनाश ज़्यादा हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, पहाड़ ज़्यादा टूट रहे हैं, है ना, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। इस दरमियान हम अपने आप को फिज़िकली कितना चेंज करने के लिए तैयार हैं, उतना हम लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। ओके। मतलब जो कहता है ना, नहीं मैं तो नहीं होने दूंगा, उसको उस वक्त होने ही देना पड़ता है। राइट। मैं रीडेवलपमेंट में तैयार नहीं हूँ, राइट। तो उसकी बगैर सिग्नेचर के भी रीडेवलपमेंट होगी। वो बोलेगा भाई मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, तो उसके घर में ऐसा कुछ होगा कि उसको ट्रैवल घर से बाहर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हर इंसान का इस वक्त वो पोर्टल रूट चक्र का ओपन है। मार्स ने, मंगल ने अपना वो पोर्टल ओपन कर दिया है। ओके। तो जब वो ओपन करता है तो तब क्या होता है ना कि पानी अंदर जाता है, ओके। और जब पानी जाता है अंदर तब इमोशंस के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। और आपने देखा इस साल बारिश ज़्यादा हो रही है, बाढ़ ज़्यादा हो रही है। आप सूरत में देखो, न्यू जर्सी में देखो, डलास में देखो, टेक्सास में देखो, मतलब ये घर क्यों टूट रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि वो नेचर को डिमोलिश करके बनाया गया है। ओके। खेतों
को जो ज़मीन थी उसके ऊपर घर बनाया गया है, राइट, फ्लाईओवर बनाया गया है, टनल्स बनाए गए, इतने मेट्रोस बनाए गए। तो नेचर को जब आप हार्म करोगे तो आपको नहीं लगता वो रिवर्स बैक करेगा, पनिशमेंट तो वो देगा ही ना, बिकॉज नेचर खुद को बैलेंस करने के लिए इस साल तैयार हो गया है। राइट। ये उसका साल है, इसमें आपकी नहीं चलेगी, इस साल नेचर की चलेगी, ऐसा है करके। सो बेसिकली हमें एक्सेप्टेंस में रहना है। एक्सेप्टेंस में रहना पड़ेगा, इसलिए इस साल जो लोग ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे उनका फायदा है। ओके। हाँ, बिफोर द December 31st, Okay. बिकॉज पोर्टल ओपन है ना, Right. हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। Easily we will- इजीली जितना हाँ। फॉरगिवनेस कर सको कर लो। ये रीडेवलपमेंट हो रहा है, उस रीडेवलपमेंट में आप जितना नया डिजाइन करोगे तो लाइफ फ्रूटफुल रहेगी, Easier इजी हो हो जाएगी। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन Yeah, पूछूंगी। आपने आपके कोई पॉडकास्ट में कहा था, हाँ। कपल ऑफ पॉडकास्ट, कि अगस्त में कुछ बड़ी चीज होने वाली हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी सर। मैंने कहा था 26 अगस्त से कुछ तो होगा नया, मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि 2 सैटर्न अगर मास के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब तारीख भी और महीना भी, इज इट राइट, Right. और साल 9 का है, इज इट राइट। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो जैसे कोविड में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था 2020 में, राइट। इज इट राइट, क्योंकि 2020, Right. 2 का मतलब माइंड, 0 का मतलब इंसान कितना भी इंटेलिजेंट था उसको घर पे ही बैठना पड़ा। वो Right. कितना भी मतलब जो भी बंदा था उसको घर पे ही बैठना पड़ा। True. तो ये साल 26 अगस्त के दिन क्या होने वाला है कि एक सैटर्न अपनी जस्टिस पैटर्न स्टार्ट करेगा, मतलब एक न्यायाधीश ओपन होगा। ओके। तो उससे क्या होगा, 31 दिसंबर तक उसका अल्टीमेट न्याय चलने वाला है कि जो इंसान ने पनिशमेंट नहीं ली है उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको तकलीफ होगी। ओके। जिसने उससे पहले उसका निवारण कर लिया बेटर ही है, जिसने उसका एक्नॉलेज कर लिया, फॉरगिवनेस कर लिया, तो डेफिनेटली उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट। लेकिन जो आदमी गलतियां करे जा रहा है, तो 26 अगस्त के बाद उसको न्यायालय में उतारा जाएगा, उसको मतलब कोर्ट में उतारा जाएगा, इन द लॉ ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, मतलब एक कार्मिक कोर्ट ओपन होने वाला है। उसके बाद जो भी होगा वो तो बहुत सारे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोल्स विल लीव द बॉडी Exactly, एंड आपने देखा कि 2020 मार्च से सितंबर में क्या हुआ, यस। और उसके बाद लोगों ने क्लियरेंस नहीं किया तो सेकेंड वेव आई। ऑलराइट। सेकेंड वेव तो उससे भी खतरनाक थी। ऑलराइट। तो हमने 2 वेव के बीच में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है। तो सेकेंड वेव तो बहुत बुरी तरह से हमें ले गया, ऐसा। सो एक तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत, थेरेपी, बहुत, yes. जिसके माध्यम से हम सेव कर सकते हाँ, हैं। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें थेरेपी ही करानी है, Okay. लेटा के कोई प्रोसीजर करानी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आदमी अपने कर्मों को टटोले, ओके। एक सेल्फ रियलाइजेशन करे। Understood. बैठे बैठे पीछे जाना उसको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। बैठे बैठे अपनी गलतियों को स्वीकारना, बदलना, अपनी पैटर्न को तोड़ना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, उसको भी रिग्रेशन कहते हैं। राइट। समझ में है कि नहीं? मतलब बैठे बैठे आप धरती माँ से माफ़ी मांग रहे हो, सूरज से माफ़ी मांग रहे हो, चांद से माफ़ी मांग, ग्रहों से माफ़ी मांग रहे हो, पितरों से माफ़ी मांग रहे हो, वो भी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। राइट। इज इट राइट? तो काफ़ी लोगों को ये लगता है ना कि भाई इसके लिए थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत है या थेरेपी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन, जाति स्मरण की ज़रूरत है। यस। खुद को बदलना ज़रूरी, दैट इज़ अ रिग्रेशन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। बिकॉज अगर आप किसी का रिग्रेशन कर भी दोगे, आपने इतने लोगों के किए हैं और आपने भी उनको कहा कि भाई अब तुम घर पे जाने के बाद ना इसको 21 दिन तक मेडिटेशन करना, इसको 21 दिन तक फॉरगिवनेस करना, मतलब आपने अपना 30-40% तो रोल प्ले कर दिया, लेकिन 60% तो उसी को प्ले करना है। ट्रू। आप तो किसी का 100% क्लियरेंस नहीं कर सकते हो, नहीं तो सब लोग मतलब मैजिशियन हो जाएंगे। Right. Right, sir. So thank you so much, sir, for sharing all the insights past life के बारे में and about everything. Again, I feel very honored and privileged to have you Same on here. this show, sir. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, Thank everyone. you.